Hello everyone. So welcome to the another session of case study discussion. So today we are going to discuss the clinical case on the angina pectoris. So let's start one by one. First go through case number 1. So in case number 1 this is a comparatively simple case. तो ये जो केस है ये हमने बेसिक केस बनाया है ताकि आपको समझने में आसानी हो। फिर हम एक कोमोर्बिडिटी वाले कॉम्प्लेक्स केस में जाएंगे। तो केस कुछ इस तरह है। A 55-year-old male smoker and alcoholic person with the non case of hypertension from 25 years। एक 55 साल का आदमी मेल आदमी है जो स्मोकर भी है, अल्कोहलिक है और पिछले 25 साल से हाइपरटेंशन का मरीज भी है। कंप्लेन्स टू द सेंट्रल चेस्ट पेन, उसने कंप्लेन किया है कि उसको सीवियर चेस्ट पेन हुआ है। कब? व्हेन ही वाज वॉकिंग एंड क्लाइंबिंग, जब वो विगोरसली वॉक कर रहा है या क्लाइंब कर रहा है। कहाँ पे क्लाइंब कर रहा है? स्टेयर्स में क्लाइंब कर रहा है। तो उसको चेस्ट पेन आ रहा है। कब से आ रहा है? पिछले 2 हफ्ते से, 15 दिन से। तो वो बता रहा है कि ये पेन रेडिएट भी कर रहा है। दिस पेन इज रेडिएटिंग टू द लेफ्ट आर्म एंड इट इज लास्टिंग फॉर 3 to 5 minutes एंड रिलीव्ड बाय रेस्ट। और जैसे ही वो रेस्ट कर रहा है तो उसको रिलीफ मिल रहा है। तो यहाँ पे हम फिर से एक बार केस देखेंगे। एक 55 साल का आदमी जो स्मोकर है और अल्कोहलिक भी है, पूरे रिस्क फैक्टर्स है। नॉन केस ऑफ हाइपरटेंशन, 25 साल से हाइपरटेंशन का नॉन केस है। चेस्ट पेन हो रहा है उसको जब वो वॉक कर रहा है या स्टेयर्स को क्लाइंब कर रहा है। 15 दिन से ऐसा ही हो रहा है और ये पेन रेडिएट भी हो रहा है। और ये जो एपिसोड है ये 3 से 5 मिनट तक रह रहा है। और जब वो इसको रेस्ट कर रहा है तो ये चीजें उसकी कंट्रोल में आ गई। तो ये कंप्लेन लेके वो हॉस्पिटल में आया है। तो ये एक टिपिकल केस है एंजाइना पेक्टोरिस का, कि जहां पे हम सारे साइन एंड सिम्टम्स और रिस्क फैक्टर्स इसमें देख पा रहे। तो डायग्नोसिस में हम इसको सिम्टम्स को देख के बिना कोई लैब टेस्ट करे हमको समझ में आ रहा है कि ये केस है एंजाइना पेक्टोरिस का, क्योंकि यहाँ पे टिपिकल रिस्क फैक्टर्स है, स्मोकिंग है, अल्कोहल है, हाइपरटेंशन है, ये सारी कंडीशंस है। और जैसे एक्सर्शनल हो रहा है तो एक्सर्शन में उसको पेन देखने को मिल रहा है और ये पेन टिपिकली रेडिएट भी कर रहा है और 3 से 5 मिनट तक रह रहा है। तो और रेस्ट के में ये रिलीफ भी हो रहा है। तो ये टिपिकल सिम्टम्स है, क्लासिकल सिम्टम्स है एंजाइना पेक्टोरिस के। हम रादर देन इसको एंजाइना पेक्टोरिस, हम इसको स्टेबल टाइप ऑफ एंजाइना पेक्टोरिस बोलेंगे कि रेस्ट में पेन नहीं हो रहा है, जैसे ही वो एक्सर्शन बढ़ रहा है तो वो टाइम पे पेन हो रहा है। तो ये स्टेबल एंजाइना हो गया। तो इसको प्रिसिपिटेटिंग फैक्टर क्या है? यहाँ पे प्रिसिपिटेटिंग फैक्टर है एक्सर्शन। एक्सर्शन, प्रिसिपिटेटिंग मतलब क्या होता है कि सिम्टम को बढ़ावा देने वाले फैक्टर्स क्या क्या है? एक्सर्शन। जैसे वो फिजिकल एक्सरसाइज कर रहा है, वॉकिंग क्लाइंबिंग कर रहा है, तो उसको एंजाइना पेक्टोरिस के सिम्टम्स आ रहे। प्रिसिपिटेटिंग एंड प्रीडिस्पोजिंग में बहुत फर्क है। प्रीडिस्पोजिंग मतलब क्या होता है कि इसको लगने में कौन हेल्प करता है। प्रिसिपिटेटिंग मतलब एक बार होने के बाद उसको बढ़ावा कौन देता है। जैसे प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर की हम बात करेंगे तो स्मोकिंग, अल्कोहल एंड हाइपरटेंशन प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर हो जाएंगे, जबकि वॉकिंग एंड क्लाइंबिंग इसके प्रिसिपिटेटिंग फैक्टर हो जाएंगे। होप आप ये दोनों समझ गए होंगे। देन ड्रग्स टू बी गिवन। अब एक टिपिकल केस है स्टेबल एंजाइना का, तो ड्रग क्या होना चाहिए? विदाउट एनी डाइट ड्रग शुड बी नाइट्रेट्स फॉलोड बाय बीटा ब्लोकर्स। और हम फ्यूचर को प्रिवेंट करने के लिए इसमें हम एंटीप्लेटलेट्स को भी ऐड कर सकते हैं और हम कोलेस्ट्रॉल कम करने वाली ड्रग्स को भी ऐड कर सकते हैं। तो ये 4 हमारे को बेसिक ड्रग हो जाएंगे। इसमें बाकी हम कुछ कम ज्यादा कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द क्लिनिकल सिचुएशंस। तो मेंटेनेंस ड्रग से हम कौन से देंगे? ड्रग्स टू बी गिवन इमरजेंसी में नाइट्रेट्स, बीटा ब्लॉकर, एंटीप्लेटलेट्स एंड हम इसको कोलेस्ट्रॉल कम करने वाली ड्रग दे देंगे। तो मेंटेनेंस ड्रग में हम जनरली नाइट्रेट को विड्रॉ कर देंगे और नाइट्रेट्स को हम होल्ड में रखेंगे और बोलेंगे कि इमरजेंसी पेन हो तो वहीं पे यूज करना है, और इसको छोड़ के बाकी ड्रग्स को हम मेंटेनेंस थेरेपी में रख देंगे। एजुकेशन जरूरी है क्या? हाँ, एजुकेशन जरूरी है, क्योंकि लाइफस्टाइल को मॉडिफाई करना जरूरी है, डाइट को कॉन्शियसली लेना जरूरी है। तो जितने भी नॉन फार्माकोलॉजिकल मेजर्स हमने हाइपरटेंशन वाले सेक्शन में पढ़ी थी, वो सारी चीजें हमको पेशेंट को एजुकेट करनी पड़ेंगी। और उनको ये भी एजुकेट करना पड़ेगा कि जो भी ये ड्रग है ये उनको लंबे समय तक लेने पड़ेंगे, जब तक उनकी लाइफ है तब तक उनको लेने पड़ेंगे, और उनको इस ड्रग थेरेपी के साथ कंप्लाई भी करना पड़ेगा। ये सारी एजुकेशन हमको देनी पड़ेंगी। कैन वी गो विद द फर्दर टेस्ट? यस, वी कैन गो विद द फर्दर टेस्ट। अगर हमको डायग्नोसिस करना है तो हमको लिपिड प्रोफाइल उनका क्या चल रहा है, उनका जो अपना क्या बोलते हैं शुगर लेवल क्या चल रहा है, क्योंकि ये जो रिस्क फैक्टर है उसको डायबिटीज होने के भी चांसेस बढ़ जाते हैं। बाकी उनकी हेमाटोलॉजिकल प्रोफाइल्स क्या है, और कुछ हम यहाँ पे जैसे CKMB हो गया, फिर उसके बाद कार्डियक ट्रोपोनिन हो गया, ऐसे टेस्ट कर सकते हैं कि क्या यहाँ पे कहीं मायोकार्डियल इन्फेक्शन हुआ है, क्या कोई हार्ट सेल्स डेथ हुआ है। उसको एक्सक्लूड करने के लिए हम ये सारी चीजें कर सकते हैं। और हम यहाँ पे ECG भी रिकमेंड कर सकते हैं कि कहीं पे ECG में चेंजेस तो नहीं आ रहे, हार्ट कहीं सीवियरली डैमेज तो नहीं हो गया। तो ये सारे टेस्ट हम
कर सकते हैं इसको एक्सक्लूड करने के लिए। होप ये केस आपको समझ में आ गया। ये एक टिपिकल स्टेबल एंजाइना पेक्टोरिस का केस था यहाँ पे। तो ऐसे ही हम एक दूसरा केस देखेंगे। दूसरे केस में हम थोड़ा और ज्यादा डिटेल में जाएंगे कंपेयर टू फर्स्ट केस। अ 62-year-old woman from semi-urban area of India visits a casualty department with severe chest pain at rest for 20 minutes। वो रेस्ट में भी है और उसको सीवियर पेन हो रहा है। कब से हो रहा है? पिछले में 3 से 5 मिनट था, यहाँ पे 20 मिनट। तो ये सीवियर है। हमने टिपिकली बोला है कि एंजाइना में 2 से 10 मिनट का पेन रहता है, ये उससे एक्सीड कर रहा है। एसोसिएटेड विथ प्रोफ्यूज स्वेटिंग, और उसको बहुत ज्यादा स्वेटिंग भी है, उसको नोजिया भी है। सी हैड ए हिस्ट्री ऑफ सिमिलर अटैक 6 मंथ बैक। 6 महीने पहले भी उनको यही कंप्लेन हुई थी, मगर वो टाइम पे पेन कम था, लेस इंटेंस पेन था। अभी पेन ज्यादा है। सी इज अ नॉन केस ऑफ डायबिटीज फ्रॉम 12 ईयर्स। 12 साल से वो डायबिटीज की पेशेंट है और 8 साल से वो हाइपरटेंशन की भी पेशेंट है, मगर वो प्रॉपरली दवाई नहीं ले रही। सी इज हैविंग पुअर कंप्लायंस, पुअर अडेरेंस टू दी थेरेपी। उनकी जो थेरेपी है उसके साथ उनकी पुअर अडेरेंस है, जबकि उनके पास भी बहुत सारे रिस्क फैक्टर्स हैं। तो ये चीजें हमको देखनी होगी, बतानी होगी उनको। आगे हम देखते हैं केस में और क्या क्या इंफॉर्मेशन हमको दी है। ऑन एग्जामिनेशन जब फिजिशियन ने उनको एग्जामिनेशन किया तो उनका पल्स रेट भी बढ़ा हुआ था, बीपी भी बढ़ा हुआ है, 160 mmHg है और डायस्टोलिक 96 mmHg है। उनका बॉडी मास जो इंडेक्स है वो भी 30 kg पर मीटर स्क्वायर है, जो हम ओवरवेट और ओबेसिटी के बीच में बॉर्डरलाइन है। मतलब हम इसको ओबीज कैटेगरी में रख सकते हैं डिस्पाइट सी इज फीमेल, तो वो ओबीज कैटेगरी में है। तो ये भी एक और रिस्क फैक्टर हो गया। बीपी बढ़ा हुआ, ये भी एक और रिस्क फैक्टर हो गया। तो उनके फिर कुछ एडिशनल लेबोरेटरी टेस्ट भी करे हैं। उनके ईसीजी में एसटी सेगमेंट डिप्रेशन दिखा रहा है, एसटी सेगमेंट डिप्रेशन दिखा रहा है। और उन्होंने कार्डियक ट्रोपोनिन के लिए भी टेस्ट किया है जो नेगेटिव आए हैं। और उनका जो एफबीएस है वो भी 168 mg/dl आया है। जो इनका शुगर है वो भी पुअरली कंट्रोल है, जो बीपी है वो भी पुअरली कंट्रोल्ड है, जो हाई बीपी है वो भी लिमिट रेंज में नहीं है, टारगेटेड रेंज में नहीं है, और जो फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज के लेवल है वो भी एलिवेटेड रेंज में है। तो उनके पास मल्टीपल रिस्क फैक्टर्स हैं। तो उनका जब HbA1c किया गया वो भी 8.6% है। मतलब आज ही नहीं, पिछले कुछ महीनों से उनका जो शुगर है वो अच्छे से कंट्रोल में नहीं है। जब उनकी लिपिड प्रोफाइल के रिपोर्ट्स आए तो वहां पे क्या है कि उनका जो लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन है उसका रेंज भी बढ़ा हुआ है। ये 162 mg/dl पहुंचा हुआ है, जो बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है। और उनका जो हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन का रिजल्ट्स आया है वो कम आया है, जबकि हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन ज्यादा होनी चाहिए। ये इसको हम जनरली गुड कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं, इसको जनरली हम बैड कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं। ये क्यों बोलते, कैसे बोलते हैं, हम आगे क्लास में डिस्कस करेंगे जब हम डिस्लिपिडेमिया वाले टॉपिक में बात करेंगे। तो इसका डायग्नोसिस क्या हो सकता है? तो अभी के लिए प्रोविजनली तो हम क्या डायग्नोसिस करेंगे कि अनस्टेबल एंजाइना है, क्योंकि सिम्टम्स सारे रेस्ट में भी आ रहे हैं और पूरे टिपिकली एंजाइना के सिम्टम्स हैं। हाउएवर यहाँ पे पेन का ऐसा नेचर नहीं बताया गया कि यहाँ पे कितना रेडिएट किया, क्या रेडिएट किया ऐसा, मगर यहाँ पे प्रोफ्यूज स्वेटिंग है, नोजिया है। तो हम इसको कहीं ना कहीं एमआई के साथ देखने की कोशिश कर रहे थे क्योंकि इसकी सिवियरिटी ज्यादा थी। मगर ये जो ट्रोपोनिन लेवल है ये नेगेटिव है। ट्रोपोनिन नेगेटिव है, इसका मतलब क्या है कि जो अपने हार्ट सेल्स है वो हार्ट सेल्स की डेथ नहीं हुई है। तो ये इस्केमिया कंडीशन ही है, ये इन्फेक्शन कंडीशन नहीं है। इस्केमिया कंडीशन है तो ये क्लियरली एंजाइना पेक्टोरिस का केस है, मगर सीवियर कंडीशन में है। अगर हम इसको यहाँ पे अच्छे से इंटरवीन नहीं करेंगे तो पर्सन में सून प्रोसीड टू दी हार्ट अटैक टाइप ऑफ कंडीशन। कोमोर्बिडिटीज, हाँ बहुत सारी कोमोर्बिडिटीज है, डायबिटीज मेलाइटिस हो गया, हाइपरटेंशन हो गया, ऐसी कोमोर्बिडिटीज है। फिर उसके बाद आता है कि ड्रग ऑफ चॉइस क्या होना चाहिए इसमें भी ड्रग ऑफ चॉइस हमको बेसिकली नाइट्रेट्स ही देने हैं। नाइट्रेट्स देंगे तो अचानक से चीजें रिलीव होंगी। फिर हम यहाँ पे बीटा ब्लोकर्स दे सकते हैं क्योंकि इसका बीपी भी बढ़ा हुआ है। बीटा ब्लोकर्स और नाइट्रेट्स दोनों मिलकर उसका बीपी भी कम करेंगे। तो हम यहाँ पे हॉस्पिटल एडमिशन टाइम पे उनको इंसुलिन दे सकते हैं। रैपिड उनका जो ब्लड ग्लूकोज बढ़ा हुआ है उसको भी कंट्रोल में लेके आएंगे। एक बार ये कंट्रोल में आ जाएगा तो फिर हम उसको ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट में शिफ्ट कर सकते हैं। तो हमारा यहाँ पे एक और गोल बढ़ जाता है कि क्योंकि ये सीरियस कंडीशन है, एमआई की तरफ पर्सन शिफ्ट हो रहा है, तो हमको यहाँ पे एक और गोल बन जाता है कि हम पर्सन का एमआई को प्रिवेंट करें। उसके लिए हमको ऑक्सीजन और नाइट्रेट्स देना जरूरी है ताकि आदमी को जो ये पेनफुल सिचुएशन है ये एकदम फटाफट से रिवर्स हो जाए और उसको क्लिनिकली रिलीफ मिले। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट केस है, टिपिकल केस है। ये हॉस्पिटल वार्ड राउंड्स में काफी देखने को मिलता है। अगर आप कैजुअल्टी डिपार्टमेंट में जाओगे या फिर कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट में जाओगे, ये सारा केस आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा और ये केस बहुत कुछ बोलता है।
एसटी सेगमेंट डिप्रेशन है तो ये बता रहा है कि एमआई नहीं हुआ है। ट्रोपोनिन नेगेटिव है तो ये बता रहा है कि एमआई नहीं हुआ है। मगर जो साइन एंड सिम्टम्स है ये एक्सट्रीम एंजाइना पेक्टोरिस के सिम्टम्स है, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ ये सीवियर एंजाइना का केस है, ये अनस्टेबल एंजाइना का केस है। यहाँ पे पर्सन रेस्ट में भी स्टेबल नहीं है, तो ये अलार्मिंग केस है कंपेयर टू दी फर्स्ट केस। So with this background, we will now go to the our today's another case, that is case study number 3. तो स्टडी नंबर 3 थोड़ा ट्रिकी टाइप का केस स्टडी है, हम इसको थोड़ा अच्छे से देखने की कोशिश करेंगे। अ 45-year-old male auto rickshaw driver present with the recurrent episode of chest pain occurring at night and early morning hours after 3 to 5 a.m. for past 2 weeks. Pain is severe, constricting, lasts for 10 to 15 minutes and is not related to the exertion. पेन इज रिलीव्ड बाय सबलिंगुअल नाइट्रोग्लिसरीन। तो ये क्या बोल रहा है, एक 45 साल का मेल आदमी जो ऑटो रिक्शा ड्राइवर है, मतलब वो पूरा एक्सरसाइज करता है, वो आया है हॉस्पिटल में। 2-3 एपिसोड उसके कैसे हुए हैं कि रात को जब वो सोता है तो सुबह 3-4-5 बजे के टाइम पे उसको पेन होता है, इंटेंस पेन होता है, सीवियर पेन होता है जो कॉन्स्ट्रिक्टिंग है, और ये पेन 10 से 15 मिनट तक रहता है, जबकि ये काम करते टाइम पे ये पेन नहीं रहता है। तो जैसे ही वो सबलिंगुअल नाइट्रोग्लिसरीन लेता है तो ये पेन उसका सबसाइड हो जाता है। तो यहाँ पे कुछ हमको देखने की जरूरत है। वो ऑटो रिक्शा ड्राइवर है तो एक्सर्शन तो करता है, एक्सरसाइज तो डेली करता है, फिर यहाँ एक्सर्शन के साथ इसका कोई रिलेशन भी नहीं है। इसका रिलेशन है अर्ली मॉर्निंग के साथ, 3 AM to 5 AM में ज्यादा हो रहा है। तो जब हम एंजाइना पढ़ रहे थे तो हमने एंजाइना डेबिक्यूटस और प्रिंजमेटल एंजाइना में ये फीचर पढ़ा था कि जो अर्ली मॉर्निंग के टाइम पे ज्यादा देखने को मिलता है, क्योंकि ये टाइम पे स्ट्रेस हार्मोन बहुत ज्यादा मात्रा में हमारे बॉडी में रहते हैं, तो ये टाइम पे वो देखने को मिलता है। तो ये प्रोबेबली प्रिंजमेटल एंजाइना और वहां पे हमको इशारा कर रहा है। जबकि हम बाकी एविडेंसेस इसमें देखेंगे तो जो मेडिकल और सोशल हिस्ट्री है उसमें हमको मालूम पड़ रहा है कि आदमी क्रोनिक स्मोकर है, 15 पैक पर ईयर, बहुत हैवी चेन स्मोकर है, जो बहुत हैवी में स्मोक करता है, सिगरेट स्मोकिंग कर रहा है, और ओकेजनल इंटेक ऑफ अल्कोहल, मगर अल्कोहल कभी कभार लेता है, वो ओकेजनली लेता है, मगर ही इज अल्कोहलिक, वो अल्कोहलिक है। तो ये 2 रिस्क फैक्टर एडिशनल बढ़ गए। तो पर्सन इज हैविंग नो हिस्ट्री ऑफ डायबिटीज एंड हाइपरटेंशन, कोई भी एसोसिएटेड कोमोर्बिडिटीज नहीं है। तो जब फिजिशियन ने उनको एग्जामाइन किया तो पल्स रेट उसका नॉर्मल था, ब्लड प्रेशर भी नॉर्मल रेंज में था, सीबीएस रिलेटेड बाकी जो ईसीजी और वो पैरामीटर्स थे वो भी सारे नॉर्मल थे। जबकि यहाँ पे जो उनका ईसीजी दिखा रहा है वो ट्रांसिएंट, तो इनका ये जो ट्रोपोनिन है, ट्रोपोनिन लेवल भी नॉर्मल है। ट्रोपोनिन लेवल नॉर्मल है मतलब क्या है कि अभी तक सेल डेथ नहीं हुई है। जो कोरोनरी एंजियोग्राफी करी थी उनकी कोरोनरी एंजियोग्राफी भी नॉर्मल है। तो यहाँ पे ऐसा कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन हमको नहीं मिली है। तो इसका डायग्नोसिस क्या हो सकता है? देखो, ऑब्वियसली ये एक्सर्शन से रिलेशन में नहीं है, ऑटो रिक्शा ड्राइवर है और कार्डियक में भी कुछ ज्यादा हमको देखने को नहीं मिले हैं। तो ये स्टेबल अनस्टेबल एंजाइना कम ही लग रहा है। ये हमको प्रिंजमेटल एंजाइना जहां पे कोरोनरी आर्टरी स्पाजम हो सकता है या फिर डुप्लिकेटस वाला दिख रहा है। तो एंजाइना जो इस एंजाइना में एंजियोग्राफी भी नॉर्मल दिख रही है। तो क्योंकि यहाँ पे एंजियोग्राफी भी नॉर्मल दिख रही है, जो कोरोनरी आर्टरी है यहाँ पे कोई भी थ्रोम्बस नहीं दिख रहा है, तो अब हम इसको कंफर्म हो जाएंगे कि ये प्रिंजमेटल एंजाइना है या फिर इसको हम स्पाजम टाइप ऑफ एंजाइना भी बोल सकते हैं कि कोरोनरी आर्टरी सडन से स्पाजम कर रही है। तो यहाँ पे हमारा टारगेट बन जाता है कि हम जो ये कोलैप्स है इसको प्रिवेंशन करें। जो भी इसके प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर रहे होंगे हमको उनको कम करना पड़ेगा। इसके जो प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर हमारे पास स्मोकिंग हमको देखने को मिल रही है, अल्कोहल हमको देखने को मिल रहा है, तो इन सारी चीजों को हमको कंट्रोल में लाना पड़ेगा और उसको एजुकेट करना पड़ेगा कि वो अपना लाइफ स्टाइल भी हेल्थी लाइफ स्टाइल अडॉप्ट करे, हेल्थी खाना खाए और दवाई रेगुलर से सेवन करते रहे। तो ये हो गया हमारा थर्ड केस, जो था हमारा प्रिंजमेटल एंजाइना का, ये था अनस्टेबल एंजाइना का और ये था स्टेबल एंजाइना का। तीनों केसों को अटेम्प्ट करके हमको मेरे को पूरा बिलीव है कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा कि किस किस टाइप के केसेस हॉस्पिटल में आ सकते हैं और हमको वहां पे क्या क्या चीजें देखनी चाहिए और किस किस चीजों में हमको मैनेज करना चाहिए। तो इन 3 केस से हमको ये चीज तो समझ में आ गई कि एंजाइना चाहे कोई भी टाइप का एंजाइना हो, कोई भी टाइप का एंजाइना हो, इन एंजाइना में जो अपने पास ड्रग ऑफ चॉइस है वो ड्रग ऑफ चॉइस है नाइट्रेट्स। ये हमको हमेशा याद करनी है। तो यहाँ पे हम आज की ये केस स्टडी एंजाइना पेक्टोरिस पे खत्म करते हैं। होप आपको ये केस स्टडी समझ में आई होंगी। हम आगे भी बाकी टॉपिक में ऐसे ही केस स्टडी लेके आते रहेंगे। तो स्टे ट्यून टू आवर चैनल, इसको सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को लाइक करिए, कुछ कमेंट करिए और अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर करिए। थैंक यू।